नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज मैं लिए चलता हूँ सल्तनत काल में शेष रहे वंशों को, उन वंशों पर अध्ययन करते हैं। हमने इससे पहले अध्ययन किया गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया है। इसके बाद गुलाम वंश चलता रहा, बलबन बना। गुलाम वंश का अंतिम शासक यूमस रहा, उसका वध करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आगे हमने अध्ययन किया तुगलक वंश के बारे में। यहीं से मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, तुगलक वंश से ही आपको आगे लिए चलता हूँ। विद्यार्थियों देखिए, हम बात करते हैं खिलजी वंश के, तो बात आती है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह थे। ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो शाह। इसके हत्या कर दी, खुसरो शाह की हत्या कर दी किसने? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। विद्यार्थियों, दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसके बाद भाई मोहम्मद तुगलक शासक बना इस वंश का। मोहम्मद तुगलक को कुछ संज्ञाएं दी गई थी। उसके कुछ सुधार थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए उसे पागल शासक भी कहा जाता है। इसी वंश का एक और वो मोहम्मद तुगलक के बारे में तो मैंने आपको विद्यार्थी प्रश्न हल भी करवा दिया है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वंश का एक महान शासक हुआ है फिरोज तुगलक। और मैं इसलिए करवा रहा हूं ये चीजें हल ताकि एक कड़ी बन सके। तो विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा जो 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बना। अब इसमें भी विद्यार्थियों बताया गया है कि 27 तक तो रहा गयासुद्दीन तुगलक शासक, फिर अन्य शासक बने और फिरोज तुगलक से पहले मोहम्मद तुगलक था। तो फिरोज जो तुगलक था, इसके महत्वपूर्ण बातें क्या हैं बताना पड़ेगा कि इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए।
दूसरी बात, इसने अनेक नहरें बनवाए सिंचाई कार्य के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अनेक नहरें निकलवाई। इसके अलावा इसने सरकारी भवन बनवाए, लेकिन टोपरा और मेरठ दो स्थानों से अशोक स्तंभ को इसने उठवाया और दिल्ली पहुंचाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ को टोकरा और मेरठ से उठा करके दिल्ली किसने पहुंचाया? तो आपको बताना होगा कि तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने अशोक स्तंभ को टोकरा और मेरठ से उठा करके दिल्ली भिजवाया था। विद्यार्थियों, नहरें बनवाई गई थी। इसी प्रकार इसके आगे की जो नीतियां हैं उसमें बताया गया है कि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और ये बहुत बड़ा एक कट्टर धार्मिक कट्टर शासक माना गया है। इसी प्रकार से 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। विद्यार्थियों, अब जो तुगलक वंश है, इस तुगलक वंश का जो अंतिम शासक रहा है उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा है। नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक जो है, इसकी हत्या होने से पहले ही इसने अपने आप को बचाया। कैसे? कि इसके समय में एक बहुत बड़ा आक्रांताकारी जिसे तैमूर के नाम से जाना जाता है, तैमूर-ए-लंग, इसने तैमूर-ए-लंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि लंगड़ा था। इसने 1398 ईस्वी में आक्रमण कर दिया भारत पर। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके भारत को लूटा, खसोटा और इसे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को गद्दी से उतार दिया। भारत पर तैमूर-ए-लंग ने जीत हासिल की और जीत कर कुछ दिन भाग रहा, कुछ वर्षों तक भाग रहा और ये स्वयं तो भाग लौट जाता है, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां को यहाँ छोड़ जाता है। इसको छोड़ जाता है, खिज्र खां को छोड़ जाता है अपने प्रतिनिधि के रूप में और जीत कर ये पूरा साम्राज्य खिज्र खां को ही दे देता है। विद्यार्थियों, जो एक खिज्र खां था, इसने नए वंश की स्थापना की जिसे खिज्र वंश के नाम से जाना जाता है या इसे सैयद वंश भी कहा जाता है। सैयद वंश। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, सैयद वंश की स्थापना किसने के? खिज्र खां ने की थी। जो कौन था? तैमूर-ए-लंग का प्रतिनिधि था और खिज्र खां तैमूर-ए-लंग का प्रतिनिधि था
इसी ने सैयद वंश के भारत में स्थापना की। विद्यार्थियों, इसने भारत में सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी। विद्यार्थियों, खिज़्र खां ने 1421 तक शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह बना इसका शासक, और इसका अंतिम शासक रहा सैयद आलम शाह। अंतिम शासक आलम शाह रहा सैयद वंश का। विद्यार्थियों, क्या होता है कि जो आलम शाह था ये आलसी प्रवृत्ति का था, और इसने स्वेच्छा से ही दिल्ली का शासन त्याग दिया, छोड़ दिया, स्वेच्छा से ही छोड़ दिया। और दिल्ली का शासन जैसे ही सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छा से त्याग दिया, तो उसके बाद यहां बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर और लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो विद्यार्थियों, हम अध्ययन करते हैं आगे लोदी वंश की। लोदी वंश अफगान। विद्यार्थियों, मैंने अभी कहा कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमें बताना होगा कि इसका अंतिम शासक आलम शाह था। आलम शाह था। इसने क्या किया? स्वेच्छा पूर्वक शासन त्याग किया कि मैं शासन नहीं करूंगा, शासक पद से त्याग पत्र दे दिया। और ऐसी स्थिति में एक अफगान शासक जिसका नाम था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ये एक अफगान शासक था। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर उसने 1451 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को जीतकर और भारत में लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। कैसे? आलम शाह की शिक्षा पूर्वक त्याग पत्र देने पर बहलोल लोदी ने आक्रमण करके भारत को जीत लिया। ध्यान रहे विद्यार्थियों, अब तक लोदी वंश से पहले जितने भी वंश थे ये सभी तुर्क शासक थे, लेकिन अब लोदी वंश के आरंभ से ये अफगान शासक आरंभ हो जाते। इससे पहले तुर्क थे और अभी अफगान शासक आरंभ हो जाते हैं। विद्यार्थियों, बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की और लोदी वंश की स्थापना करने के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक 38 वर्ष तक शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अर्थात इसने 38 वर्ष तक
शासन किया। किसने? बहलोल लोदी ने। और जब 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका दूसरा पुत्र जिसका नाम था निजाम शाह है। इसके बाद इसका दूसरा नंबर का पुत्र है। ये दूसरा पुत्र क्या नाम था? निजाम शाह है। ये 1489 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और किस नाम से बैठा? सिकंदर शाह के नाम से। सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा निजाम शाह, जो बहलोल लोदी का दूसरे नंबर का पुत्र था। विद्यार्थियों, सिकंदर शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां हैं जिन्हें थोड़ा गौर से देखिए। जो सिकंदर शाह है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार तिरहुत, बिहार, बंगाल तक किया। इसका न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार सबसे महत्वपूर्ण रहा। न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार, ये दो सुधार सबसे महत्वपूर्ण रहे। लेकिन विद्यार्थियों, तीसरी बात देखना, इसका तीसरा महत्वपूर्ण सुधार था सिकंदरी गज के नाम से। सिकंदरी गज सिकंदर शाह अर्थात निजाम शाह ने चलाया था, जो 30 इंच का हुआ करता था। ये लंबाई नापने के लिए काम में लिया जाता था। तो इसने एक 30 इंच का गज चलाया, जिसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई जाती थी। विद्यार्थियों, इसका नाम उपनाम था गुरुल खां। क्या नाम था इसका? उपनाम गुरुल खां इसका उपनाम था। ध्यान रखना, बहलोल लोदी का दूसरा नंबर का पुत्र था निजाम शाह, लेकिन किस नाम से गद्दी पर बैठा? सिकंदर शाह के नाम से। इसका उपनाम क्या था? गुरुल खां। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या है? इसने न्याय प्रबंधन, इसका न्याय प्रबंधन बड़ा ही शानदार था। इसने राजस्व सुधार में बढ़िया तरीके से किया था। इसने एक गज चलाया था जिसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है, जो 30 इंच का था, जो भूमि नापने के काम में लिया जाता था और भूमि नाप करके ही उसका राजस्व निर्धारित किया जाता था। विद्यार्थियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1517 ईस्वी में इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है। 1517 ईस्वी में शासक बनता है। विद्यार्थियों, जैसे ही इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में शासक बनता है तो 1517-18 में सबसे पहले इब्राहिम लोदी को एक तूफानी राजपूत शासक के साथ या उसका सामना करना पड़ता है, उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। विद्यार्थियों, आगे क्या होता है? फिर वे राणा सांगा, जो एक हिंदू शासक था, उदार दिल का था, वो वापस लौट जाते हैं और इब्राहिम लोदी का ही यहां दिल्ली में शासन रह जाता है।
विद्यार्थियों, राणा सांगा नहीं चाहता था कि यहाँ लोधी वंश शासन करे दिल्ली में, स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था। इसलिए कुछ किंवदंतियां हैं। अब कुछ मुस्लिम इतिहासकार इनके ऊपर कलंक लगाते हैं या सच्चाई है एक बात अलग है, लेकिन माना जाता है कि राणा सांगा ने स्वयं एक अफगान शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये कहा नहीं जा सकता। राणा सांगा के अंदर दो महान विश्व विजेताओं का रक्त प्रवाहित हुआ करता था। एक तरफ तैमूरी लंग का, जिसका अध्ययन आपने अभी किया है, और दूसरी तरफ है चंगेज खान का, क्योंकि एक वंश से संबंधित इसके पिता थे, तो एक वंश से संबंधित इसकी माता थी। तो दो महान विश्व विजेताओं का रक्त प्रवाहित हुआ करता था। तो इसने भारत पर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य दोनों के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है, पानीपत नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर ने नए राजवंश की स्थापना कर दी, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ इब्राहिम लोदी के वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का आरंभ गुलाम वंश से हुआ और दिल्ली सल्तनत का अंत लोदी वंश के अंत से माना जाता है। विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करवा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिल्ली सल्तनत के संबंध में आवे मोटे मोटे रूपरेखा बना करके आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूं। लीजिए, दिल्ली सल्तनत। विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में स्थापना हुई। आप इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, ऐबक ने की थी। चलो ठीक है, अब हम इनके वंश की बात करते हैं। तो पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक संस्थापक थे और अंतिम गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था क्यूमस।
अंतिम शासक था। किसका? गुलाम वंश का। इसके बाद बताना है क्यूमस की हत्या करके और लोदी वंश की स्थापना हुई। सॉरी, खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश। विद्यार्थियों, खिलजी वंश का संस्थापक तो था जलालुद्दीन खिलजी। ये तो था संस्थापक और खुसरो शाह इसके अंतिम शासक थे। खुसरो शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। विद्यार्थियों, अब जो खुसरो शाह था, इसे खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक के वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने तो इसकी स्थापना की। और जो तुगलक वंश था, इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक था। इसके बाद नासिरुद्दीन तुगलक के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को जीत करके यहां अपना प्रतिनिधि खिज्र खां को छोड़ गया, जिसने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश। विद्यार्थियों, इसके का संस्थापक तो कौन था? खिज्र खां इसका संस्थापक था। लेकिन विद्यार्थियों, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वह था आलम शाह। आलम शाह अंतिम शासक। अब विद्यार्थी देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक गद्दी को त्याग दिया। ऐसी परिस्थितियां देख करके और अफगान, यहां तक तो कौन थे ये? यहां तक तो तुर्क थे। और इसके बाद आया अफगान शासक जिसका नाम था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी संस्थापक था। ये क्या थे? अफगान थे। इससे पहले सभी क्या थे? तुर्क थे। फिर बताना है इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको हराकर अंतिम शासक जिसको हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यहां तक ये दिल्ली सल्तनत की सारणी है विद्यार्थियों, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से आप सेटल कर सकते हो। याद रखने का बहुत अच्छा
तरीका है। आज हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। कल इसके बाद अध्ययन करेंगे हम मुगल वंश के संबंध में। यही मैं इजाजत चाहता हूँ विद्यार्थियों।